लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा जरूर है, पर इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। दिस इज अवर फोर्थ नंबर लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं यहाँ से कंडीशन बता दूं, जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हो आप तभी लगाओगे व्हेन योर कंपाउंड हैज ओनली 2 एलिमेंट, है ना, यानी उसमें 2 ही एलिमेंट है। ऐसे ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप तभी लगाओगे जब सिर्फ 3 एलिमेंट की बात हो, 3 से ज्यादा आ जाए या सिर्फ 2 एलिमेंट आए, वहां ये लॉ नहीं लगता है। तो पहली बात मैं यहीं पे स्टेट कर दे रहा हूं कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर 3 एलिमेंट्स ओनली, for 3 elements only, है ना, 3 एलिमेंट के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। 2 4 5 6 कि अगर अपन बोले H2SO4 में या H2SO3 है, ऐसे कोई और आ रहे हैं उनमें नहीं लगेगा। इट इज ओनली वैलिड फॉर 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स इसमें। अब H2SO4 में जरूर 3 एलिमेंट है, पर वो 3 एलिमेंट के बीच लगाने में क्या समस्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या समस्या आएगी मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो 3 एलिमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ उसको समझना। जैसे मान लो एग्जांपल लिया H, ठीक है, और एक ले लिया O, S और एक O, ये 3 लिए एलिमेंट, 3 ले लिए, ठीक है। हाइड्रोजन लिया और सल्फर लिया। जब हाइड्रोजन सल्फर मिलते हैं, 3 डिफरेंट एलिमेंट लिए, 3 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन और सल्फर जब मिल रहे हैं तो ये एक सिंपल सा कंपाउंड बना देते हैं। मान लो लेट अस से H2S बनाया, वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, है ना, तो ये एक सिंपल सा कंपाउंड बना दिया इन्होंने, मान लो H2O। और अब देखना सल्फर और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये भी एक कंपाउंड बनाते हैं SO2। अब इस लॉ को समझना है। इस लॉ का कहना है कि when we take 3 एलिमेंट, कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, आउट ऑफ द 3 एलिमेंट अगर किसी एक एलिमेंट जो है लेट अस से हाइड्रोजन, इसका फिक्स मास किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे और एक कंपाउंड बनाए, वैसे ही इसी का हाइड्रोजन किसी एक और एलिमेंट से कंबाइन करे और वो एक कंपाउंड बनाए। और ये जो 2 एलिमेंट जो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो भी आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाए। तो देखना, मान लो पहले यहाँ पर मैं वेट का रेशियो लिख रहा हूँ। H2S है तो हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे 2, सल्फर कितना होगा 32, और अगर मैं H2O की बात करूं, हाइड्रोजन अगेन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 16, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि जब हाइड्रोजन का फिक्स मास, यहां भी 2 है यहां भी 2, जब ये कंपाउंड बन रहा है तो ये 2 आ रहा है और ये कंपाउंड बन रहा है तो ये 2 आ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन का फिक्स मास किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो, मान लो S से, और यहाँ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जो रेशियो आएगा सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, देखो क्या रेशियो आ रहा है 32:16 का रेशियो आ रहा है, यानी इट इज 2:1 का रेशियो आ रहा है। ये रेशियो जो आएगा वही रेशियो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे और SO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे SO2, या SO3 ले लेते तब भी चलेगा, मैंने SO2 ले लिया, SO2 बनाएंगे तो उस दौरान SO2 के अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो है, वो रेशियो और आपस में जब ये कंबाइन कर रहे थे इसके साथ, तो ये रेशियो एक दूसरे के या तो सिंपल रेशियो में होंगे या उसके मल्टी या उसका कोई रेसिप्रोकल भी हो सकता है। तो जैसे यहां देखें रेशियो क्या आ रहा है 32:64 आ रहा है, यानी इट इज कमिंग 1:2, या तो वो सिंपल रेशियो हो जाएगा, दोनों के मैच कर जाएंगे, या उसके रेसिप्रोकल आएंगे। देखो ये 2:1, ये 1:2। तो ये है पर्टिकुलर लॉ। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, इट सीम्स अ बिट कंफ्यूजिंग एट दैट। देखो कि कोई भी 2 एलिमेंट, स्टेटमेंट सुनना, कोई भी 2 एलिमेंट अगर किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं और 2 कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस दौरान जिस मास में वो तीसरे एलिमेंट से कंबाइन हुए, उनका रेशियो जो भी आएगा वो रेशियो जब वो आपस में कंबाइन करेंगे और एक तीसरा कंपाउंड बनाएंगे, तो उस कंपाउंड के अंदर उनका जो रेशियो होगा मासेस का, वो रेशियो
या तो सिंपल होगा, एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच करेगा, या उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये 2:1 है, ये क्या है 1:2। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट में मैं दूंगा तो फॉर द टाइम एट टाइम्स इट सीम्स वेरी कंफ्यूजिंग। हम एक दो एग्जांपल और लेता हूं। मान लो इस बार ले लेते हैं, लेट अस से हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन सिंपल होता है इसलिए बार बार ले लेते हैं। से ऑक्सीजन ले लें और नाइट्रोजन ले लें, ठीक है। आप दूसरा भी कर ले सकते हो, जरूरी नहीं हाइड्रोजन लो, नो प्रॉब्लम। मान लो 3 एलिमेंट लिए, और ये जब कंबाइन हो रहा है तो यहां बन रहा है H2O, ये कंबाइन हो रहा है तो बन रहा है से N2H4। अमोनिया भी ले सकते हो, ऑर्डर नंबर हो जाएगा रेशियो को फिक्स करने में, इसलिए मैंने N2H4 ले लिया, ठीक है। और ये कंबाइन करेंगे तो बनेगा NO2, ठीक है। देखो पहले मासेस लिखें, H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होगा 16। सिमिलरली N2H4 में हाइड्रोजन कितना होगा 4 और नाइट्रोजन कितना होगा 28। 14 into 2 28, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। तो अगर मैं इसको फिक्स करना है ना, मुझे किसी तीसरे एलिमेंट को फिक्स करना है, इनको फिक्स करने में दिक्कत है कि 16 को करूं या 28 को, इसको फिक्स करना आसान है। ये 2 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैं इसको 2 बना दूं, ये 2 होगा, तब इसका मास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन विल बी 14। तो स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेंगे, यानी यहां भी 2 ग्राम, इसका भी 2 ग्राम कंबाइन कर रहा है, तो उस दौरान उनका जो वेट तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है उसका रेशियो। तो देखो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या आ रहा है 16, जब इसका 2 ग्राम तो 16, इसका 2 ग्राम तो ये क्या है 14, यानी रेशियो आएगा 16:14, यानी इट इज कमिंग 8:7, ये रेशियो आ गया। अब यही एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करे तो एक तीसरा एलिमेंट बना दिया NO2। अब इस NO2 के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या है, मैंने ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो देखो क्या आएगा 32:14, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 16:7, ठीक है। या तो एग्जैक्टली क्या होगा उसका रेशियो होना चाहिए, या अगर एग्जैक्ट रेशियो नहीं आ रहा तो किसी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई होके भी आ सकता है। तो देखो ये जो है आपका 16:7 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 8:7, और ये क्या आ रहा है 16:7। तो ये दोनों के जो रेशियो हो गया तो सिंपल हो गया, उसके कुछ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में वो रेशियो आ जाएंगे। आप चाहते तो यहाँ NO2 की जगह कुछ और ले लो, यू कैन ऑल्सो गो विद से N2O3, पर ये ऐसा नहीं कि ये लॉ बहुत सारी जगह वैलिड होगा, ऐसा नहीं, कुछ ऐसे कई जगह हैं जहां पर ये वैलिड नहीं होगा। मान लो आपने 3 कंपाउंड लिए हैं, ले लिया, आपको दिया गया है NaCl, NaBr और Na, और मैं आपसे कहूं क्या ये 3 कंपाउंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो 3 कंपाउंड है ये तीनों कंपाउंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो करेंगे या नहीं, देखो कैसे बताना है। मान लो मैंने ले लिया सोडियम, एक जगह लिखा आयोडीन और एक जगह लिखा क्लोरीन। अब देखो ये तो ठीक है, 3 हो गए, पर यहाँ एक चौथा भी आ गया ब्रोमीन, तो अब 4 के लिए तो बोले नहीं है। ये जनरली आप किसके लिए लगा सकते हो, जब आपके पास 3 एलिमेंट हो, तो ये लॉ आपका इस तरह के 3 कंपाउंड के बीच वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ जो 3 कंपाउंड दिए हैं इनमें वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ले रहा हूं H2S, H2O और SO2, तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट आ गए, H और S, सॉरी H, S और O। अब यहाँ वैलिड हो जाएगा, पर वहां वैलिड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 चीजें तो ठीक है, ये 3 है नाइस, और चौथा ब्रोमीन आ रहा है वो तो फिट नहीं होगा। तो ये लॉ इस तरह के 3 कंपाउंड के बीच वैलिड नहीं होगा। या मान लो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये किन में वैलिड नहीं हो सकता है ना, जैसे लिया से आपसे कहूंगी हमारे पास एक सैंपल है जिसमें है मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक, और एक है Mg2O, यस MgO, और एक है आपका से मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक। अब वैसे तो 3 एलिमेंट क्या है, एक मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, एक मैग्नीशियम हो गया, और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो देखो यहाँ समस्या क्या आ रही है कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच तो सिंपल MgO का कंपाउंड बन गया, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच भी MgH का कंपाउंड बना, ठीक है, पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोई कंपाउंड होना चाहिए था, H2O हो, H2O2 हो, इस तरह का कोई कंपाउंड होना चाहिए था, पर यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच तो है नहीं, बल्कि तीसरा कंपाउंड क्या आ गया, MgOH होल ट्वाइस, है ना, MgOH होल ट्वाइस। तो ऐसे केस में भी वैलिडिटी है, भले ही 3 एलिमेंट बने रहे, जब ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एप्लीकेबल फॉर 3 एलिमेंट, तो इसकी बड़ी बात अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है कि 3 एलिमेंट समटाइम्स 3 ही एलिमेंट होंगे, फिर भी ये लॉ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो क्या हो रहा था कि जब 3 एलिमेंट दिए हैं तो सिर्फ 3 डिफरेंट कंपाउंड उन्हीं एलिमेंट्स के बीच बन रहे हैं। यहाँ देखो इसके बीच तो बन गया एक कंपाउंड, इसके बीच भी एक कंपाउंड, पर इसका कंपाउंड तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो ये लॉ यहाँ पे नहीं लगेगा, ये अपने को ध्यान रखना है इस तरह के केसेस में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो इसमें जो है पहली बात याद रखनी की, इट वाज proposed by Richter around 1794. It was proposed by the Richter around 1794. इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि according to this law, when definite mass of element A combines with 2 other element B and C, with 2 other elements B and C, with 2 other element B and C to form 2 different compound, comma B and C, and if B and C also combine together and B and C also form compound with each other, then their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the masses, to the
masses of B and C which combine with constant mass of A, which combine with constant mass of A। ठीक है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि एक तो ये पॉइंट याद रखना, डेफिनेट मास ऑफ से एलिमेंट के, डेफिनेट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेट वर्ड वी हैव टू रिमेंबर कि डेफिनेट मास यानी एक का तो मास मुझे फिक्स करना है। अब ये जैसे भी थोड़ी देर पहले का एग्जांपल दिया था, रिमेंबर हाइड्रोजन लिया था और इधर पे भी टुक से मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिया था। यहाँ पर बन गया था H2O, यहाँ पर ले लिया था N2H4 और यहाँ पर लिया था से NO2। तो देखो यहाँ पर वेट क्या आ रहा था 2, यहाँ पर आ रहा था 4। ठीक है, 2, तब ये 2 है तो ऑक्सीजन कितना था 16, अभी ये 4 है और यहाँ पर ये 4 है तो नाइट्रोजन कितना है 28, इसको भी 2 करना है। ठीक है, और इसको 28 से क्या करा 14। तो यही बात क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट ए, यानी एलिमेंट ए मान लिया मैंने इसको कि भाई इसको हम ए मान ले रहे हैं कि ए का डेफिनेट मास, तो ये 2 और 4 था तो मैंने इसको कन्वर्ट करके 2 बना लिया। जब ये 4 था तो 28 है तो इसको 2 को 14, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन डेफिनेट मास ऑफ ए कंबाइन विद 2 अदर एलिमेंट्स बी एंड सी, ठीक है, टू फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड, आपस में जब इससे कंबाइन करें तो 2 डिफरेंट कंपाउंड बने। ठीक है, if B and C also form compound with each other, if B and C also form compound with each other, which is our NO2, ठीक है, then their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio. This part we have to remember, are in same proportion. तो उनके जब आपस में कंबाइन करके जो मासेस आ रहे, तो यहाँ जब यहाँ पर देखिए NO2 में, तो ये मासेस क्या आए थे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का लिखिए, इट वाज कमिंग 32:16:7। एक तो ये आ रहा है। दूसरा, जब ये आपस में कंबाइन वापस आएंगे each other, then their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C which combine with। अब ये जो सेम प्रोपोर्शन में है, कौन से कंबाइनिंग मासेस, जब NO2 ये दोनों कंपाउंड मिलकर NO2 बने तो उनके जो कंबाइनिंग मासेस हैं उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा, यानी इसका प्रोपोर्शन NO2 में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास है उसका प्रोपोर्शन या तो सेम रहेगा या कोई सिंपल रेशियो होगा टू द मासेस ऑफ B एंड C, उस मास के साथ जो कंबाइन करेगा फिक्स मास ऑफ A से। यानी यहां जो मासेस कंबाइन कर रहे हैं से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, उसके मासेस का रेशियो या तो कोई सेम होगा या फिर उसका कोई सिंपल मल्टीपल या सिंपल रेशियो हो जाएगा या उसी प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ये सिंपल रेशियो में है तो ठीक है, अदरवाइज उसी प्रोपोर्शन में भी आ जाएंगे। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 16:7 और ये आ रहा है 8:7। तो ये इस लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये अपने को ध्यान रखना है कि 2 एलिमेंट किसी फिक्स से कंबाइन करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, तो उस दौरान इसके फिक्स से कंबाइन करने के लिए जो इनके मासेस का रेशियो लग रहा है, क्या लग रहा है 14:16 का रेशियो लग रहा है। इसको सिंपलीफाई करना है, इसका फिक्स 2 है तो ये 14 हो गया। तो ये जो रेशियो होगा और ये जो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे उसका जो रेशियो होगा वो या तो सिंपल रेशियो होगा या इट विल बी सेम प्रोपोर्शन उनका सेम रहेगा। सो क्लियर, सो दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हमने आपको ऑलरेडी बताया किन किन केसेस में लगेगा नहीं, वो जब ध्यान रखना।
तो जब भी ऐसे कोई 3-4 कंपाउंड की लिस्ट आ जाए और बोले इसमें ये एप्लीकेबल है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या नहीं, तो आप क्या करो, ऐसा ट्रायंगल बनाओ और एलिमेंट लिखना, उनके कंपाउंड लिखना शुरू करो। अगर 3 डिफरेंट कंपाउंड आ रहा है 3 एलिमेंट से, देन ये लॉ लग जाएगा उसमें, ठीक है।